Hello everyone, this video is for class 12th AI students and we are going to discuss second unit, that is data science methodology and analytic approach to capstone project. So capstone project वाली यूनिट आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं. डेटा साइंस भी आपने जो है डोमेन ऑफ एआई होता है एक डेटा साइंस, तो ये भी आप टर्म जो है पहले पढ़ चुके हैं. मेथडोलॉजी अगेन दिस इज ऑल्सो अ टर्म जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है. एनालिटिक अप्रोच, सो दिस यूनिट विल बी ईजियर फॉर यू क्योंकि इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप क्लास 11th में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज व्हाट इज मेथडोलॉजी. इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग समथिंग बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल एंड मैथड. सो किसी भी चीज़ को करने का तरीका किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल या मैथड पे बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल हमने जो है डेटा कलेक्शन की मेथडोलॉजी पढ़ी थी. फॉर एग्जांपल सर्वेस के थ्रू या क्वेश्चनर के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू. सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा. तो ये डिफरेंट मेथडोलॉजी है. ऐसे ही रिसर्च मेथडोलॉजी होती है लाइक क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. सो दिस इज़ कॉल्ड मेथडोलॉजी. जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं किसी तरीके से तो उस चीज़ को करने के तरीके को बोलते हैं मेथडोलॉजी. इट गिव्स द डेटा साइंटिस्ट अ फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स और आइडियाज़ विच हेल्प्स यू टू डिसाइड व्हाट टू डू. सो ये क्या है? रूल्स और आइडियाज़ का कलेक्शन या सिस्टम जो आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि हमें क्या करना चाहिए. सो मेथडोलॉजी क्या करता है? डेटा साइंटिस्ट को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर डिज़ाइनिंग एआई प्रोजेक्ट. सो डेटा साइंटिस्ट एआई प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए दे यूज सम फ्रेमवर्क एंड इट इज़ कॉल्ड मेथडोलॉजी. सो डेटा साइंटिस्ट कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं? ओब्वियसली डेटा साइंस मेथडोलॉजी. अब यहाँ पे हम हर एक वर्ड की मीनिंग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है लाइक व्हाट इज मेथडोलॉजी एंड व्हाट इज फ्रेमवर्क. इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि आपसे वाइवा में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके कंटेंट से रिलेटेड. एंड ओब्वियसली आप एआई प्रोजेक्ट बना रहे, कैपस्टोन प्रोजेक्ट बना रहे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या फ्रेमवर्क यूज़ किया या क्या मेथडोलॉजी यूज़ की. सो यू शुड नो कि ये चीज़ें क्या होती हैं. The framework will help the team to decide on the methods, processes, and strategies that will be employed to obtain the correct output required from the AI project. So framework क्या है? कुछ rules और ideas है जिससे हम decide कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. तो जो टीम है वो क्या कर सकती है? ओब्वियसली डिसाइड करेगी कि हमें कौन से मेथड्स, कौन से प्रोसेस, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, एम्प्लॉय करनी है फॉर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द project. It is the best way to organize and finish the entire project systematically without losing time and cost. So the method, हम obviously best method use करेंगे for designing our AI project. So it is going to save our time and cost. Data science methodology is a प्रोसेस विथ प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस. सो इस मेथडोलॉजी में क्या है? सीक्वेंसेस हैं ऑफ इटरेटिव स्टेप्स. इटरेटिव स्टेप्स मतलब एक स्टेप जो है रिपीट हो सकता है that data scientists follow to approach a problem and find a solution. So these are the iterative steps of data science methodology. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस बार भी इससे क्वेश्चन आया था कि डिफाइन दिस डेटा साइंस मेथडोलॉजी, और इससे रिलेटेड जो फ्लो चार्ट है या डायग्राम है वो ड्रॉ करके सारे स्टेप्स आपको शो करने थे. और एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि आपको ये फ्लो चार्ट दिया था, कुछ बॉक्सेस इसमें क्या थे? ब्लैंक थे, और आपको ये बॉक्सेस फिल करने थे. जो भी मिसिंग स्टेज है यहाँ पे उसे फिल करना था बॉक्स में. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये सारे स्टेप्स अच्छे से पता होने चाहिए. नाउ दिस वॉज पुट फॉरवर्ड बाय जॉन रोलिंस, अ डेटा साइंटिस्ट एट IBM एनालिटिक्स. तो यहाँ से MCQ बन सकता है कि ये जो मेथडोलॉजी है ये किसने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था. इट कंसिस्ट ऑफ 10 स्टेप्स. सो हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर? ऐसे भी MCQ आ सकता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ 10 स्टेप्स. It provides a deep insight on how every project can be solved from beginning to end. So यहाँ से आपको पूरा जो है स्टेप्स मिलते हैं, एक फ्रेमवर्क मिलता है कि कैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट को या प्रॉब्लम को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सॉल्व कर सकते हैं. Now next 5 modules of data science methodology from problem to approach. सो प्रॉब्लम से लेके हम कौन सी अप्रोच सेलेक्ट करें, कौन सी एनालिटिक अप्रोच सेलेक्ट करें, ये फर्स्ट मॉड्यूल है. सेकेंड फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू कलेक्शन. सो डेटा रिक्वायरमेंट से लेके डेटा कलेक्शन तक का ये सेकेंड मॉड्यूल. थर्ड मॉड्यूल इज़ अंडरस्टैंडिंग टू डेटा प्रिपरेशन. देन फोर्थ वन इज़ फ्रॉम मॉडलिंग टू इवेल्युएशन. And then last one is deployment to feedbacks. So these are 5
modules. Now let's discuss them one by one. First one is business understanding. We understand the problem of the customer by asking questions and try to comprehend what is exactly required for them. So obviously हमें कोई भी प्रॉब्लम कब समझ में आएगी, जब हम जो उसका सफ़र है उससे जाके क्वेश्चंस पूछे और फिर उस प्रॉब्लम को अपने यूज़र्स के या फिर उस सफ़र के पर्सपेक्टिव से उस प्रॉब्लम को समझे. सो दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वाइवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये जो यूनिट है आपका थ्योरी एग्जाम में भी इवेल्युएट होगी, इससे क्वेश्चंस आपके थ्योरी एग्जाम में भी आएंगे. नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन फिगर आउट ऑब्जेक्टिव्स दैट सपोर्ट द कस्टमर्स गोल. सो हमारे जो प्रॉब्लम के या हमारे जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या होंगे, जो कस्टमर का जो गोल है, इट मीन जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर चाहता है उससे ही अलाइंड होंगे. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम स्कोपिंग एंड डिफाइनिंग. The team can use 5W1H problem canvas to deeply understand the issue. So what is 5W1H problem canvas? It is 5W means who, what, where, when, why. So these are 5Ws and 1H means how. तो जब हम किसी भी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं तो हमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं यूज़र से, लाइक हु आर द यूज़र्स. ठीक है, तो हमें ये अपने आप से भी पूछ सकते हैं हम कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो हमें देखना है कि हु आर द पीपल हु आर फेसिंग दिस ट्रैफिक इश्यूज़. किस एरिया के लोग हैं, कौन से टाइम में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है. सो हु फेस द प्रॉब्लम हम देखेंगे, देन व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम, देन वेयर दैट प्रॉब्लम इज़ अकरिंग. तो हमें ये भी देखना है कि कौन से रूट में ट्रैफिक इशू आ रहा है और कितने बजे आ रहा है, कितने टाइम पे आ रहा है, व्हेन, देन वाई, और इसका रीज़न क्या है, एंड देन हाउ यू कैन सॉल्व इट. फिर आपको देखना है हाउ में कि आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं. दिस स्टेज इन्वॉल्व्स यूजिंग DT डिज़ाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क. सो ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, डिज़ाइन थिंकिंग फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है, एक इटरेटिव प्रोसेस है. मीन्स इसमें जो भी स्टेप्स होते हैं वो इटरेटिव होते हैं. और क्या स्टेप्स होते हैं, एम्पैथी मीन्स हम यूज़र के पर्सपेक्टिव से यूज़र की फीलिंग समझ के थ्रू उस प्रॉब्लम को समझेंगे. और नेक्स्ट होता है डिफ़ाइन, जिसमें हम प्रॉब्लम डिफ़ाइन करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफ़ाइन करते हैं. देन आइडिएट, उसके लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी पॉसिबल आइडियाज़ है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जनरेट करते हैं. देन वी क्रिएट अ प्रोटोटाइप, उस प्रॉब्लम के लिए एक प्रोटोटाइप बनाएंगे एंड देन वी टेस्ट इट. सो ये 5 स्टेजेस होती है डिज़ाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क में. नाउ नेक्स्ट इज़ एनालिटिक अप्रोच. सो एनालिटिक अप्रोच में क्या होता है, वी आस्क मोर क्वेश्चंस टू द स्टेक होल्डर्स. जो भी AI प्रोजेक्ट या AI मॉडल से रिलेटेड लोग हैं, कस्टमर्स जो उन्हें बना रहे हैं, ओके, सो सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड बाय आस्किंग दोज क्वेश्चंस वी कैन एनालाइज, मीन्स प्रोजेक्ट टीम, AI project team can analyze the things and decide on the correct approach to solve the problem. So there are many methods to solve problems. So then they are going to decide the correct method, correct approach by asking questions to the stakeholders. So stakeholders होते हैं जो भी उस project में involved है. Next, it involves seeking clarifications from the persons who is asking the questions. So जो business understanding के लिए, problem statement के लिए जो भी कस्टमर्स से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे, सफ़रर से जो एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे. सो उस पर्सन से अब क्या करना है, हमें जिसने प्रॉब्लम को अच्छे से समझा है उस पर्सन से और क्वेश्चंस पूछने हैं. सो वो उसको जो भी सफ़रर से या कस्टमर से या अपने क्लाइंट से जो भी डेटा मिला है उसको अच्छे से एनालाइज करेगा और फिर वो क्या करेगा, क्लैरिफिकेशन देगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझाएगा, ठीक है, अपनी टीम को. So as to be able to pick the most appropriate path or approach. So by this data clarification they are going to select the appropriate path. पर्सन जो है वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को डिफाइन करेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करेगा, फिर इस प्रॉब्लम से क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसने ये डिज़ाइन किया है उस पर्सन से क्या करा जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम. जो भी प्रोजेक्ट टीम की मेंबर्स है वो इस पर्सन से क्वेश्चन पूछेंगे जिससे कि उन्हें भी क्या हो, प्रॉब्लम क्लैरिफाई हो और वो समझ सके कि हम कौन सा अब नेक्स्ट स्टेप है, अप्रोच, ओके, कौन सी अप्रोच यूज़ करी जाए फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो जब वो इस पर्सन से बार बार क्वेश्चंस पूछेंगे तो उस डेटा के थ्रू क्या होगा, दे आर गोइंग टू सेलेक्ट द करेक्ट अप्रोच.
So different questions that can be asked. What is the first question? Do I need to find how much or how many? So इसमें हम देखेंगे कि जो इनपुट और आउटपुट वेरिएबल है या एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल पे कितना डिपेंड करता है। अगर हमें ये फाइंड करना है कि ये इस पे कितना डिपेंड करता है, दैन वी विल यूज़ रिग्रेशन। फॉर एग्जांपल कस्टमर के कमिंग जो ऑर्डर्स हैं वो प्रीवियस ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू द मंथ या सीज़न पे डिपेंड करते हैं, और कितना डिपेंड करते हैं ये अगर हमें फाइंड करने की ज़रूरत है तो हम रिग्रेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, विच कैटेगरी डज द डेटा बिलोंग टू, और अगर हमें ये फाइंड करना है कि जो डेटा है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, देन वी यूज़ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, द कैन द डेटा बी ग्रुप्ड, क्या हम डेटा को किसी एक ग्रुप में अलॉट कर सकते हैं, देन इट विल बी क्लस्टरिंग। नेक्स्ट, इज़ देयर एनी अनयूजुअल पैटर्न इन द डेटा, सो अगर लाइक कोई डिजीज़ है उसका डायग्नोस जो है वो बहुत रेयर इवेंट है, उसे हमें डायग्नोस करना है, देन इट इज़ एनोमली डिटेक्शन। विच ऑप्शन शुड बी गिवन टू द कस्टमर, अगर हमें कस्टमर को क्या करना है, रिकमेंड करनी है कुछ चीज़ें, जैसे यूट्यूब रिकमेंड करता है वीडियोस, दैन इट इज़ रिकमेंडेशन। सो फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स मीन्स जब हम रॉ डेटा को क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, जिससे कि उससे हम कुछ इंसाइट जनरेट कर सके। इट मीन्स हम डेटा को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि क्या पैटर्न्स हैं और उसके बेसिस पे हम कुछ इंसाइट जनरेट कर रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, सेकंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, then predictive analytics, then fourth one is prescriptive analytics. Now we will discuss them one by one. So the first one, descriptive analytics. Descriptive analytics में हम क्या करते हैं, हम past data को analyze करते हैं, past data को examine करते हैं to understand what has happened. Means इसमें से past data, past record में से हम examine करेंगे कि इस data में क्या हुआ है, patterns उसमें observe करेंगे. It is the first step undertaken in data analytics to describe the trends and patterns. So हम इसमें क्या करेंगे, जो भी चेंजेस है, जो भी कॉमन थिंग्स या पैटर्न्स हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे यूजिंग टूल्स लाइक ग्राफ, चार्ट्स एटसेट्रा एंड स्टैटिस्टिकल मेजर्स लाइक मीन, मीडियन, मोड टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल टेंडेंसी। सो ये सारी चीज़ों के थ्रू हमने ये क्लास 11th में भी पढ़ा है कि हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम मीन, मोड, मीडियन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एंड इवन दीज टूल्स, ग्राफिकल टूल्स से भी हम क्या कर सकते हैं, ईजिली डेटा को समझ सकते हैं। दिस मैथड ऑल्सो एग्जामिन्स द स्प्रेड ऑफ डेटा। सो हम सेंट्रल टेंडेंसी तो फाइंड कर ही रहे हैं और हम वेरिएशन भी फाइंड कर रहे हैं कि डेटा कितना ज़्यादा जो है मीन वैल्यू से दूर है, ये भी हम फाइंड कर रहे हैं कि कितना डिफरेंट टाइप का डेटा हमारे पास है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर एग्जाम्पल टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्ज़ाम। सो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जाम्स। सो लाइक अभी आपके एग्ज़ाम हुए तो हमें ये देखना है कि एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स के कितने आ रहे हैं। नॉर्मली तो हम क्या करेंगे, we will find mean for analyzing the data and analyzing sales data from the previous year. So हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट परचेज हुआ था in the previous year, that can be analyzed using the graphs and charts. So this is the descriptive analytics in which we are going to see the past data, जिसमें हम past data को एग्जामिन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि डेटा में क्या पैटर्न्स है, क्या ट्रेंड्स हैं। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। In this we find the reason, we understand the reason behind why something have happened. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्यों हो रहा है डेटा में। पहले हमने डिस्क्रिप्टिव में बस इतना ऑब्जर्व किया कि व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड देन जो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स है इसमें हम देखते हैं कि जो भी पैटर्न्स हैं या ट्रेंड्स हैं वो उनके पीछे क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है ऐसा। दिस इज़ नॉर्मली डन बाय एनालाइजिंग पास्ट डेटा। तो यहाँ पे भी पास्ट डेटा ही हम एनालाइज करते हैं यूजिंग टेक्निक्स लाइक, सो यहाँ पे टेक्निक्स डिफरेंट है, लाइक वहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेजर्स और ग्राफ्स थे। यहाँ पे क्या है, रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का रूट कॉज फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो एज द वर्ड सजेस्ट, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के लिए हम कोई आइडिया मान लेते हैं, कोई एजम्पशन ले लेते हैं, तो उस एजम्पशन को हम टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने
पॉपुलेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट की और फिर अब हम या कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया, फिर हम चेक कर रहे हैं कि ये जो कंक्लूजन है ये सही है या नहीं है। कोरिलेशन आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। कोरिलेशन मीन्स क्या होता है, जब हम फाइंड करते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है, जो एसोसिएशन है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हम उनके रिलेशन की स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, दैट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन एनालिसिस में हम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू आइडेंटिफाई द कॉज और फैक्टर्स दैट लेड टू सर्टेन आउटकम। तो हमारा जो भी रिजल्ट है, जो भी प्रेडिक्शंस है, वो क्यों आए हैं, उसका क्या कॉज है, क्या फैक्टर है, ये फाइंड करना जो है वो किस में आता है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में। और इसका एग्जांपल है, इफ़ द सेल्स ऑफ अ कंपनी ड्रॉप्ड। सो अगर पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो है कंपनी का सेल्स डेटा क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, then diagnostic analysis will help to find the cause for it by analyzing questions like is it due to पुअर कस्टमर सर्विस और लो प्रोडक्ट क्वालिटी। तो यहाँ पे हम इतने सारे जो है एजम्पशंस कर रहे हैं और फिर बेस्ड ऑन द डेटा विल चेक कि ये जो एजम्पशंस हैं हमारे, इनमें से कौन सा एजम्पशन करेक्ट है। सो डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक क्या कर रहा है, सिर्फ पास्ट डेटा को ऑब्जर्व करके उसमें फाइंड कर रहा है कि what has happened and why it has happened। तो ये कुछ भी नया प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है, इट इज़ जस्ट फॉर ऑब्जर्विंग एंड एग्जामिनिंग द प्रीवियस और पास्ट डेटा। नाउ नेक्स्ट, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। इसमें हम प्रिडिक्शंस करते हैं। इट यूजेस पास्ट डेटा टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स or trends using techniques like regression, classification, clustering. So these techniques are used for making predictions. Its main purpose is to foresee future outcomes. So यहाँ पे main purpose क्या है कि हम future outcomes को predict करें, make informed decisions. For example, past data के basis पे हम businesses को inform करें कि कौन सी latest technologies जो है trend में होंगी. So by that those businesses will have profit. तो इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो किस में आती है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, कंपनी कैन यूज़ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू फोरकास्ट इट्स सेल्स। सो हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग डेज में जो है क्या सेल्स होगी, कितना डिमांड होगा, व्हाट विल बी द इन्वेंट्री, कस्टमर परचेस पैटर्न एट्सेट्रा बेस्ड ऑन प्रीवियस सेल्स डेटा। सो ये जितने भी प्रिडिक्शन हो रहे हैं ये भी किस पे हो रहे हैं, प्रीवियस डेटा पे। नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सही करने के लिए एडवाइस देते हैं या एक्शन लेना होता है जो भी, सो इट रिकमेंड्स एक्शन टू बी टेकन टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। सो प्रिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है, ये रिकमेंड करेगी आपको कि कौन सा एक्शन आपको लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे कि आपका डिज़ायर्ड आउटकम हो। एंड टेक्निक्स लाइक ऑप्टिमाइजेशन, सिमुलेशन, डिसीजन एनालिसिस आर यूज्ड। सो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लाइक ऑप्टिमाइजेशन, सिमुलेशन एंड डिसीजन एनालिसिस आर पार्ट और आर द टेक्निक्स ऑफ विच टाइप ऑफ एनालिटिक्स। तो आपको पता होना चाहिए, आंसर विल बी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इट्स पर्पज इज़ टू गाइड डिसीजंस बाय सजेस्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सो ये क्या करता है, आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करेगा, मीन्स कंपनीज को बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। एग्जाम्पल, टू डिज़ाइन द राइट स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज द सेल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन बाय एनालाइजिंग पास्ट डेटा एंड दस ऑप्टिमाइज प्राइसिंग and marketing and production. So pricing of the product will be optimized and the marketing campaigns, production. So it is going to suggest you the best course of action, means सबसे best possible solution बताएगा आपको for increasing your profit. Now all these four analytics are explained based on focus and purpose using this table. First is descriptive analytics. Its फोकस इज़ ऑन क्वेश्चंस ऑन समराइजिंग हिस्टोरिकल डेटा। तो ये क्या करता है, हिस्टोरिकल डेटा को समराइज करता है। पर्पस, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड एनोमलीज इन पास्ट डेटा। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। इट क्वेश्चंस ऑन अंडरस्टैंडिंग वाई सर्टेन इवेंट्स अकर्ड। सो ये अभी हमने देखा था कि वाई समथिंग इज हैपनिंग, इट इज़ चेक्ड इन डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। अनकवर रूट कॉजेज एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्पेसिफिक आउटकम्स। की कोई चीज़ हो रही है तो उसके क्या फैक्टर्स है, क्या कॉजेज है। इवन हम इसके लिए टेक्निक यूज़ करते हैं, रूट कॉज एनालिटिक्स। नेक्स्ट, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। इट प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा पैटर्न्स। इट्स पर्पज इज़ फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स और बिहेवियर्स। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई तो आप अपने भी पॉइंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इट suggest you the
best course of action or best possible solution. It recommends specific action or intervention based on predictive insights. So predictive analytics and जो prescriptive analytics है ये आपके future outcomes पे based है, और जो descriptive और diagnostic है ये सिर्फ किस पे work कर रहे हैं, पास्ट डेटा पे, ये फ्यूचर आउटकम से रिलेटेड कुछ नहीं कह रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेटा साइंस मेथडोलॉजी, इट्स डेटा रिक्वायरमेंट. तो हमने सबसे पहले बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डिस्कस की. बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के बाद हमने एनालिटिक अप्रोच डिस्कस किया. नाउ थर्ड वन इज़ डेटा रिक्वायरमेंट. तो डेटा रिक्वायरमेंट में हम चेक करते हैं कि किस टाइप का डेटा कंटेंट है हमारे पास, उसका क्या फॉर्मेट है, और इनिशियल डेटा कलेक्शन के लिए क्या क्या सोर्स, वेदर इट वाज प्राइमरी सोर्स लाइक हमने सर्वेस किया, हमने कस्टमर से क्वेश्चंस किए, दैट इज़ प्राइमरी सोर्स, या सेकेंडरी सोर्स हमने किसी वेबसाइट से कंटेंट लिया, दैट विल बी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है बस हमने वहाँ से डेटा लिया, दैट विल बी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन. ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, आपको याद होगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी सोर्स. नेक्स्ट 5W1H क्वेश्चनिंग मैथड कैन बी एम्प्लॉयड इन दिस स्टेज also to determine data requirement. तो हमें क्या क्या डेटा चाहिए, अगेन वी कैन यूज़ दिस 5W मीन्स what, when, why, where, how. हम ये पूछ के क्या कर सकते हैं, डेटा की रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं. ना हाउ वी कैन फाइंड कि हमारे प्रोजेक्ट के एनालिसिस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, by identifying the types of data required such as number, words और images की किस टाइप का हमें डेटा चाहिए, whether it is text type, whether it is numerical or image type, considering the structure in which data should be organized, whether it is in table, text file और database. So सबसे पहले हम type of data ढूंढ रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस टाइप का उसका organization होना चाहिए. Then identifying sources, third is identifying sources. Then we are going to clean the data और ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स रिक्वायर्ड बिफोर बिगनिंग द एनालिसिस. सो हम क्या करेंगे, बिफोर बिगनिंग द डेटा एनालिसिस वी आर गोइंग टू चेक कि हमें किस टाइप का डेटा चाहिए. डेटा रिक्वायरमेंट में क्या होगा, ऑब्वियसली हम डेटा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो हम चेक करेंगे कि किस टाइप का डेटा हमें चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वेदर इट शुड बी स्ट्रक्चर डेटा या अनस्ट्रक्चर डेटा या सेमी स्ट्रक्चर डेटा भी चलेगा. फिर कहाँ से हमें कलेक्ट करना है डेटा, देन वी विल चेक कि वेदर एनी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर डेटा और नॉट. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा. सो स्ट्रक्चर डेटा इज organized in form of tables, in form of database. For example, आपके स्कूल स्टूडेंट्स का database, that will be structured data. Next is unstructured data which is not having any predefined structure. For example, social media post images. So वो random होती है, हमें नहीं पता कि उसमें वीडियोस हैं, images भी हो सकती है या फिर text भी हो सकता है, emojis भी हो सकती है. So different type of data will be in that. So it is called unstructured data. Next is semi-structured data which is having some organizations like emails. सो ईमेल भी रैंडम होता है बट उसकी कुछ हेडिंग्स होती है जिससे कि हम फाइंड कर सकते हैं. सो ऐसा डेटा जिसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शंस हो, दैट विल बी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक ईमेल, XML files. These are called semi-structured data. Now next is data collection. It is a systematic approach of gathering observations and measurements. So हम data collect कैसे करते हैं, कभी हम observation के थ्रू भी कर सकते हैं. In this phase, the data requirements are revised and decisions are made to whether collection requires more or less data. So basically हम इस फेज़ में चेक करते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा है, कलेक्टेड डेटा है, वो सफिशिएंट है या नहीं है. उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, अपनी डेटा रिक्वायरमेंट्स को रिवाइज करेंगे. Today's high-performance database analytics enable data scientists to utilize large data set. So data scientist also uses these analytics, जो भी हमने data analytics पढ़ी थी, जिससे कि वो large data set को क्या कर सके, utilize कर सके, उनसे कुछ information generate कर सके. Now there are two sources of data collection. ये important है, primary data source and secondary data source. Primary data source, the original source of data where the data is collected first hand थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम खुद ही ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू, या सर्विस के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, या दूसरे जो भी मेथड्स है जिसमें आप खुद ही डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर ओरिजिनल डेटा लेके आ रहे हैं. This data is raw. It is raw, unprocessed, unbiased, providing the most accurate and reliable information for research, analysis or decision making purposes. So ये obviously this data is good but it is difficult to collect. यहाँ पे क्या है, difficult है collect करने के लिए, but obviously it will be the most reliable source of data.
Example includes marketing campaigns, feedback forms, IoT sensors data. These all are examples of primary source. So ये method जो है इससे जो data आ रहा है वो क्या है, reliable है. ऐसा क्यों है कि ये reliable और most accurate है? Because we are directly interacting with the people जो उस problem को face कर रहे हैं. Now next is secondary data source. So यहाँ पे data already stored होता है, ready for use होता है. तो हो सकता है कि जिसने ये data create किया हो वो थोड़ा सा biased हो गया हो, उसने कुछ ही लोगों से, कुछ specific लोगों से ही questions पूछे हों. Data given in books, journals, websites, internal transactional databases can be reused for data analysis. So यहाँ पे books, journals, websites, internal transactional databases इन सब से क्या कर सकते हैं, data लेके analyze कर सकते हैं. Some methods for collecting secondary data is सोशल मीडिया डेटा ट्रैकिंग, वेब स्क्रैपिंग जहाँ पे हम वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड सैटेलाइट डेटा ट्रैकिंग. सम सोर्सेज ऑफ ऑनलाइन डेटा आर लाइक data.gov, वर्ल्ड बैंक ओपन डेटा. सो दीज आर द वेबसाइट्स और पोर्टल्स जहाँ से आप डेटा ले सकते हैं. यूनिसेफ, ओपन डेटा नेटवर्क, कैगल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गूगल एट्सेट्रा. सो यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है या MCQs बन सकते हैं या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से ऐसे ऑनलाइन डेटा सोर्सेज है जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. स्मार्ट फॉर्म्स आर एन ईजी वे टू प्रोक्योर डेटा ऑनलाइन. सो प्रोक्योर मीन्स होता है ऑब्टेन समथिंग विद डिफ़िकल्टी. सो हम यहाँ पे क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, ऑनलाइन डेटा. और स्मार्ट फॉर्म्स क्या कर देते हैं, इसको ईजी कर देते हैं. स्मार्ट फॉर्म्स आर लाइक फॉर्म्स ओनली, बस ये क्या होंगे, इट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन. नेक्स्ट स्टेज इज डेटा अंडरस्टैंडिंग. इट एनकम्पासेस ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिंग द डेटा सेट. सो हम इसमें डेटा क्या कर रहे हैं, डेटा सेट मीन्स डेटा कलेक्ट करके डेटा सेट बना रहे हैं. In this stage we check whether data collected represents problem to be solved or not. So जो हमने data collect किया है वो problem से related ही है या नहीं है, ये हम check करेंगे. Relevance, comprehensiveness, suitability of data for addressing the specific problem or question at hand are evaluated. We are also going to check कि जो data है वो relevant है या नहीं है, data जो भी है वो अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, एंड वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर आर पर्पस और नॉट. These things are going to be evaluated in data understanding. Techniques such as descriptive statistic, visualization can be applied to the data set to assess the content. So हम जब data को analyze कर रहे हैं तो हम कौन सी techniques use कर सकते हैं, descriptive statistics and visualization, so that we can assess the content, quality and initial insights about the data. Univariate analysis, univariate means होता है एक सिंगल वेरिएबल. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक वेरिएबल को, डेटा सेट के हर एक वेरिएबल को सिंगल लेके क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड univariate analysis. Pairwise correlation means when we find the correlation between two variables and by taking two variables at a time. Now the next stage, data preparation. This stage covers all the activities to build the set of data that will be used in modeling step. So जब हम data modeling करेंगे तो उस टाइम पे जो भी data use करेगा होगा, that we are going to build in this step. Data is transformed into a state where it is easier to work with. So we are going to make it organized so that it can be easily used in the data modeling. Data preparation includes cleaning of data. हम यहाँ पे data को clean करते हैं, means जो भी irrelevant data है उसे remove करेंगे. Dealing with invalid or missing values, removal of duplicate values. So redundancy will be removed, invalid data will be removed and missing values will be removed. Assigning a suitable format to the data. नेक्स्ट, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. तो अगर हमने मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लिया है तो हम उसे क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू मीनिंगफुल इनपुट वेरिएबल्स. सो वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट द डेटा इनटू अ मीनिंगफुल इनपुट वेरिएबल्स. अब इसी में एक कॉन्सेप्ट है फीचर इंजीनियरिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, मॉडिफाइंग एंड क्रिएटिंग न्यू फीचर. सो फीचर इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, न्यू फीचर को फाइंड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं फ्रॉम रॉ डेटा जो भी हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है उसमें से हम न्यू फीचर्स फाइंड कर रहे हैं, सो दैट परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल विल बी इम्प्रूव्ड. यहाँ पे एक एग्जांपल है, लाइक यू आर बिल्डिंग एन
ML मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल, जो क्या प्रिडिक्ट करेगा, प्राइस ऑफ हाउसेस प्रिडिक्ट करेगा. सो रॉ डेटा क्या है, एरिया ऑफ हाउस, नंबर ऑफ बेडरूम्स, ईयर हाउस वाज बिल्ट. सो नॉर्मली जो हाउसेस के प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं वो हम इसी चीज़ से करते हैं कि कितने स्क्वायर फीट में बना है, नंबर ऑफ बेडरूम है, कब बना था. सो अगर हमें अपने मॉडल की, जो हाउस प्रिडिक्शन वाला मॉडल है, उसकी क्या करनी है, हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तो हमें कुछ न्यू फीचर्स भी ऐड करने होंगे, लाइक एज ऑफ हाउस, देन प्राइस पर स्क्वायर फुट विच कैन बी डिराइव फ्रॉम. तो ये न्यू फीचर्स हम कहाँ से ले सकते हैं, रॉ डेटा से. एज ऑफ हाउस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, करेंट ईयर माइनस जिस ईयर में भी वो हाउस बना था. प्राइस पर स्क्वायर फुट, प्राइस ऑफ हाउस पर एरिया. तो प्राइस ऑफ हाउस जो है और कितने स्क्वायर फुट में बना है वो हमें पता ही है, एरिया ऑफ हाउस, उसको डिवाइड करके वी कैन फाइंड द न्यू फीचर्स. सो इस तरीके के न्यू फीचर्स को क्रिएट करना इज़ कॉल्ड फीचर इंजीनियरिंग. और ये जो न्यू फीचर्स होता है ये किस लिए हम करते हैं फीचर इंजीनियरिंग, कि जो भी हमारे प्रिडिक्शंस है उनकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो. नाउ नेक्स्ट इज AI मॉडलिंग. It uses the initial version of the data set prepared. So AI मॉडल को हमें क्या करना होता है, इनिशियल डेटा सेट. इनिशियल डेटा सेट मीन्स जो हम स्टार्टिंग में डेटा देते हैं उसे फॉर द ट्रेनिंग, और उसी के बेसिस पे वो क्या करता है, फ्यूचर जो भी प्रिडिक्शंस है वो करता है. सो दैट डेटा शुड बी अनबायस्ड. वी ऑलरेडी नो कि वो डेटा क्या होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए हमारे AI मॉडल के लिए. सो इट यूजेस इनिशियल वर्जन ऑफ द डेटा सेट प्रिपेयर्ड. इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग मॉडल्स अकॉर्डिंग टू द एनालिटिकल अप्रोच प्रीवियसली डिफाइंड. तो हमने जो है एनालिटिकल अप्रोच देखी थी, लाइक डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव. तो जो भी हमने पहले एनालिटिकल अप्रोच डिसाइड की है उस पर हमें क्या करना है, उसके बेसिस पे हमें अपना जो AI मॉडल है वो डेवलप करना है. It is usually iterative, means this process is iterative, redefined every time, leading to the adjustment in preparation of data. So अगर हमें लगता है कि जो data है वो irrelevant है या उसमें कुछ missing values हैं, then we can select the proper data, हम revise कर सकते हैं. So this is a iterative process. It focuses on developing models that are either descriptive or प्रोडक्टिव. तो जो AI मॉडल है वो किस पे फोकस करता है, ऐसे मॉडल्स को डेवलप करने पे जो या तो डिस्क्रिप्टिव है या प्रिडिक्टिव है. नाउ विल सी दैट व्हाट आर डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स एंड देन व्हाट आर predictive models. Now descriptive modeling, it is a concept in data science and statistics. So this is an easy point. Next point is it focuses on summarizing and understanding the characteristics of a data set without making predictions or decisions. So as its name suggests कि ये सिर्फ हमें क्या करता है, समराइज करता है कि डेटा में क्या पैटर्न्स है, डेटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है, विदाउट मेकिंग एनी प्रिडिक्शन. तो ये प्रिडिक्टिव मॉडल नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रिडिक्शंस और डिसीजंस. इट ओनली एक्सप्लेन्स द डेटा. इट्स गोल इज टू डिस्क्राइब द डेटा रादर देन प्रिडिक्ट और मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इट. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट, दिस इंक्लूड्स समराइजिंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स दैट आर प्रेजेंट इन डेटा. सो जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में भी पढ़ा था कि इट जस्ट डिस्क्राइब्स द डेटा, ऐसे ही सेम डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग भी है कि ये सिर्फ क्या देखता है कि पैटर्न क्या है, किस टाइप का डेटा है, उसमें क्या ट्रेंड्स हैं. इट डज़ नॉट फाइंड कि डेटा में जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ओके, वाई इट हैपन्स, इट डज़ नॉट फाइंड. तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है, डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद योर डेटा, हाउ इट बिहेव्स, बट नॉट नेसेसरली वाई इट हैपन्स. सो वाई का जो एक्सप्लेनेशन है या रीज़न है, डेटा में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं तो उसका रीज़न क्या है, जो भी पैटर्न्स है उसका रीज़न क्या है, वो नहीं फाइंड करता है. मतलब नेसेसरी नहीं है कि उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग. इट ओनली शोज़ यू, इट ओनली गिव्स यू द समरी ऑफ द डेटा कि डेटा में हो क्या रहा है. नाउ देयर आर सम डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स. फर्स्ट वन इज समरी स्टैटिस्टिक्स. तो हम स्टैटिस्टिक्स, समरी टेक्निक, सेंट्रल टेंडेंसी, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. सो मीन, मीडियन, मोड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को समराइज़ कर सकते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि डेटा को समराइज़ करने के लिए वी यूज़ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स, डेविएशन, रेंज मीन्स डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़, एंड परसेंटाइल. Then we can also use visualizations for summarizing data, for describing data like graphs and charts, to represent data like bar chart, histograms, pie chart, box plots, scatter plots. So these graphs and charts can be used for summarizing data.
नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव मॉडलिंग. दिस इज अगेन एन ईजी टॉपिक. ये वैसे ही है जैसे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स था. सो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में क्या होगा, यूजिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल डेटा या पास्ट डेटा, द AI मॉडल इज गोइंग टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स और वैल्यूज. सो इट इन्वॉल्व्स यूजिंग डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स. तो वो ऑब्जर्व कर सकता है कि क्या पैटर्न और क्या ट्रेंड्स हैं और उसके बेसिस पे क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा फ्यूचर वैल्यूज़. इट रिलाइज ऑन हिस्टोरिकल डेटा. तो ये नॉर्मल पॉइंट्स है जो हमने पहले भी कवर किए हैं. इट यूजेस टू क्रिएट अ मॉडल दैट कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर और पैटर्न्स और ट्रेंड्स और फोरकास्ट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट. इट इन्वॉल्व्स टेक्निक्स लाइक. सो यहाँ पे कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती है, वहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव मॉडल है, यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं. और विजुअलाइजेशन, यहाँ पे जो टेक्निक्स हैं दैट इज़ रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज़, फोरकास्टिंग. टाइम सीरीज मीन्स जब हम डेटा जो है रिकॉर्ड करते हैं पर रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे. लेट्स से कि हम डेली जो है स्टॉक प्राइसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर मंथली स्टॉक प्राइसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं या सेल्स डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं या एनुअली कर रहे हैं, पॉपुलेशन देख रहे हैं. सो दैट इज़ टाइम सीरीज़. और टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो टाइम सीरीज़ पे हमने डिफरेंट इंटरवल्स पे जो हमने डेटा रिकॉर्ड किया उसके बेसिस पे हम फ्यूचर आउटकम जो है प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज फोरकास्टिंग. इट कैन बी अप्लाइड इन अ वेराइटी ऑफ फील्ड्स फ्रॉम प्रिडिक्टिंग एग्जाम स्कोर्स टू फोरकास्ट वेदर और स्टॉक प्राइसेस. द डेटा साइंटिस्ट विल यूज अ ट्रेनिंग सेट फॉर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग. सो हमने यहाँ पे बात की थी इनिशियल वर्जन ऑफ डेटा की, तो यही क्या होता है, उसी को हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेट पे यूज़ करते हैं. उसी को हम ट्रेनिंग सेट भी बोलते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करता है और डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस इनिशियल वर्जन ऑफ डेटा को यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग सेट. In this stage, the data scientist will play around different algorithms to ensure that variables selected are actually required. So, for example, हम एग्ज़ाम स्कोर प्रिडिक्ट करने के लिए स्टडी आवर्स ले रहे हैं, so that can be a variable. तो हम ये देखेंगे जो भी हम वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हैं whether they are actually required for predictive modeling or not. Now let's see what is training set. Training set क्या होता है, एक हिस्टोरिकल डेटा जो भी हमारा पास्ट डेटा है उसका सेट, उसका कलेक्शन, जिसमें हमें आउटकम्स पहले से ही पता होते हैं. आउटकम्स आर ऑलरेडी नोन. सो इट मीन्स ये इनपुट आउटपुट का पेयर होता है जिसके बेसिस पे डेटा जो मॉडल है वो लर्न करता है, ट्रेन होता है और इसी के बेसिस पे हमारे प्रेडिक्शंस भी आते हैं. द ट्रेनिंग सेट एक्ट्स लाइक अ गेज. गेज इज़ लाइक एन इंस्ट्रूमेंट. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं. तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेट किसकी तरह एक्ट करता है, गेज की तरह, जिससे कि वो क्या डिटरमिन कर सके, वेदर मॉडल नीड्स टू बी कैलिब्रेटेड. कैलिब्रेटेड मीन्स एडजस्टेड फॉर एक्यूरेसी, कि क्या हमें कुछ चेंजेस स्टैंडर्डाइज या कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है अपने मॉडल में फॉर मेकिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शंस. नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज़ इवेल्युएशन. इवेल्युएशन मीन्स असेस करना किसी चीज़ को. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग कि हमारा जो मॉडल है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वेदर इट इज़ मेकिंग करेक्ट और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आफ्टर ट्रेनिंग और नॉट. It involves using test data to measure metrics like accuracy, precision, recall और F1 स्कोर. सो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे इवेल्युएशन टेक्निक्स में. सो अभी हम इसे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम ये देख लेते हैं कि इट इन्वॉल्व्स यूजिंग टेस्ट डेटा. तो एक बार ट्रेनिंग डेटा यूज़ हुआ फॉर ट्रेनिंग द मॉडल, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ न्यू डेटा प्रोवाइड करेंगे मॉडल को, दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट डेटा, जिससे कि हम चेक कर सकें कि अब वो जो प्रेडिक्शंस दे रहा है वो कितने एक्यूरेट हैं. This helps determine if the model is reliable and effective before deploying it in real world situation. तो हम टेस्ट डेटा से उसे चेक कर सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो रिलायबल है या नहीं है फॉर डिप्लॉइंग इट, फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट इन रियल वर्ल्ड. मॉडल इवेल्युएशन कैन हैव टू मेन फेजेस. तो मॉडल इवेल्युएशन में दो फेजेस होती है, एक होता है डायग्नोस्टिक मेजर्स एंड नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट. डायग्नोस्टिक मेजर्स, इट इज़ यूज टू इंश्योर मॉडल इज़ वर्किंग एज इंटेंडेड. तो इसमें हम चेक करते हैं कि जो मॉडल है वो जैसा हमने सोचा था, जो भी उसका आउटपुट आना चाहिए वैसे ही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है. If the model is a predictive model, a decision tree can be used to evaluate the output of the model. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, decision tree यूज़ कर सकते हैं for checking the output or the accuracy of the output of the model. चेक वेदर इट इज़ अलाइंड टू द इनिशियल डिज़ाइन और रिक्वायर्स एनी एडजस्टमेंट. तो क्या हमारे जो मॉडल है उसे कैलिब्रेट होने की ज़रूरत है बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग सेट. मतलब हमें कैसे पता चलेगा, ट्रेनिंग सेट यूज़ करके. If the model is descriptive model, one in which relationships are being assessed, then a testing set with known outcomes can be applied and the model can be refined as needed.
सो अगर मॉडल डिस्क्रिप्टिव मॉडल है, डिस्क्रिप्टिव मॉडल मीन्स हमें कोई भी प्रिडिक्शंस नहीं करने, कोई फ्यूचर आउटकम्स हमें नहीं फाइंड करने, हमें बस क्या देखना है कि जो मॉडल है वो किस तरीके से काम कर रहा है, मॉडल में डेटा क्या डेटा है, तो हमें बस डेटा को डिस्क्राइब करना है, उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, वन इन विच रिलेशनशिप्स आर बीइंग असेस्ड, हम देखते हैं कि डेटा किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, और टेस्टिंग सेट जिसका हमें ऑलरेडी आउटकम पता है, बस हम उसे टेस्टिंग सेट प्रोवाइड करेंगे और फिर देखेंगे जो वो आउटपुट दे रहा है क्या वो एक्चुअली जो हमारा आउटपुट नोन आउटपुट है उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन केस द आउटपुट इज़ नॉट एक्यूरेट देन वी कैन रीडिफाइन द मॉडल एज पर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट। इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने पढ़ा था कि जो हमने एज्यूम किया है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। सो ऐसे ही यहाँ पे भी जो है सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट में क्या होता है कि जो हमने इफ़ेक्ट ऑब्जर्व किया है, सो जो भी ऑब्जर्व्ड इफ़ेक्ट है वेदर इट इज़ अ रियल फिनोमेना कि वो रियली एग्जिस्ट करता है या फिर बाई चांस हमने ऑब्जर्व किया है। ये टेस्ट जो है हम प्रिडिक्टिव मॉडल में ही करते हैं। वी अप्लाई इट टू predictive modeling so that we can verify it accurately process and interprets data, जिससे हमें पता चले कि जो भी मॉडल है वो क्या कर रहा है, डेटा को करेक्टली इंटरप्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस इज डिज़ाइन टू अवॉइड अननेसेसरी सेकेंड गेसिंग व्हेन द आंसर इज रिवील्ड। सो इस टेस्ट से हमें क्या हेल्प मिलती है जिससे कि हम सेकेंड गैसिंग को अवॉइड कर सके। सो सेकेंड गैसिंग मीन्स जब हम सेम डेटा पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, री इवेलुएट कर रहे हैं, री इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमें अपने जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उन पर डाउट है, सो हम क्या कर रहे हैं, उन्हें बार बार री इवेलुएट एंड री इंटरप्रेट कर रहे हैं सेम डेटा इनपुट्स को, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड गैसिंग। सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, डेटा ओवरफिट हो सकता है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स डेटा जब डेटा को एनालाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करते हैं लोग, सेकेंड गैसिंग करते हैं, मीन सेम डेटा इनपुट्स को री इवेलुएट करते हैं। सो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट जो होता है इन सारी चीज़ों को रिमूव करता है। नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मीन्स जब हम अपने एआई मॉडल को एंड यूज़र्स को क्या कर रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं, मीन्स रियल वर्ल्ड में उसे लॉन्च कर रहे हैं। सो द स्टेज वेयर द ट्रेन्ड एआई मॉडल इज मेड अवेलेबल टू द यूजर्स इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। Data scientists must make the stakeholders. Now, who are stakeholders? Those who are involved in AI model, whether in designing या development या deployment या उसके results में. For example, end users will be there as a stakeholder, business leaders, data scientists, data science engineers, customers, एंड अदर लाइक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो भी उस पर इन्वॉल्व हैं। सो उन सबको क्या कराना है, टूल से फेमिलियर करवाना है कि वो भी टूल यूज़ कर सके इन डिफरेंट सिनेरियोज। वंस द मॉडल इज़ इवेलुएटेड एंड द डेटा साइंटिस्ट इज़ कॉन्फिडेंट, सो जब सारे स्टेक होल्डर्स ने उन्हें टेस्ट कर लिया उस एआई मॉडल को और दे आर कॉन्फिडेंट कि अब हम इसे क्या कर सकते हैं, फाइनली यूज़ कर सकते हैं, दैन इट शुड बी डिप्लॉयड एंड पुट टू द अल्टीमेट टेस्ट। सो तभी आजकल आप देखते हो कि बीटा वर्जन्स आते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर के, जिससे कि एक बार उसकी टेस्टिंग हो सके। डिपेंडिंग ऑन द पर्पज़ ऑफ मॉडल इट मे बी रोल्ड आउट टू अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ यूज़र्स और इन अ टेस्ट एनवायरनमेंट। तो जो भी मॉडल का पर्पज़ है, इसीलिए क्या कर सकते हैं हम, कुछ लिमिटेड ग्रुप ऑफ यूज़र्स, जो हम बीटा वर्जन की बात कर रहे थे तो वो भी क्या होता है, कुछ लिमिटेड यूज़र्स को ही प्रोवाइड किया जाता है, और in a test environment to build up confidence in applying the outcome for use across the board. So final deployment से पहले एक बार उसे क्या कर सकते हैं हम, कुछ यूज़र्स को ट्राई करवा सकते हैं। So when we are going to deploy a model, इसमें हमें क्या करना होता है, we have to involve the additional internal teams, skills and technology. Now the last stage is feedback. It includes results collected from the deployment of the model. So जब मॉडल डिप्लॉय हो गया, यूज़र्स ने उसे यूज़ कर लिया, तो उनसे जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, फीडबैक ऑन द मॉडल्स परफॉर्मेंस फ्रॉम द यूज़र्स एंड क्लाइंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम हाउ द मॉडल वर्क्स इन द डिप्लॉयड एनवायरनमेंट। तो जो यूज़र्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जब वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि वेदर द मॉडल इज़ गिविंग करेक्ट आउटपुट और नॉट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द मॉडल प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री एंड एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स। तो जब तक का मॉडल जो है करेक्ट रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, तब तक का यूज़र्स क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। एंड हमें याद है कि डेटा साइंस मेथडोलॉजी क्या है, एक इटरेटिव प्रोसेस है। तो अगर फीडबैक में कुछ चीज़ें हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा मॉडल सही नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिक अप्रोच, डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, रिपीट हो सकती हैं। फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स विल हेल्प टू रिफाइन द मॉडल एंड असेस इट फॉर परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट।
द प्रोसेस फ्रॉम मॉडलिंग टू फीडबैक इज़ हाईली इटरेटिव। सो मॉडलिंग, अगर हमें लगता है कि फीडबैक में क्या है, कुछ हमें प्रॉब्लम्स पता चल रही है हमारे एआई मॉडल में, तो हम दोबारा से एआई मॉडलिंग डेटा रिक्वायरमेंट भी हम दोबारा से कर सकते हैं। सो data scientists may automate any or all of the feedback so that model refresh process speeds up and can get quick improved results। so data scientist क्या करेंगे, जो भी feedback है उससे क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे कि ऑटोमेटिकली हमें आए, और उसके बेसिस पे क्या करेंगे, मॉडल की जो भी प्रोसेस है स्पीड अप करेंगे और जल्दी से जल्दी हमें क्या मिले, एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। अब हम कैसे फीडबैक रिसीव कर सकते हैं, ऑटोमेटेड, हमने बात की अभी कि हम ऑटोमेटिकली फीडबैक जो है रिसीव कर सकते हैं। सो दैट विल बी ओब्वियसली ऑनलाइन थ्रू सर्वेज, थ्रू सपोर्ट टिकट्स, सोशल लाइक्स, वेबसाइट फीडबैक्स, लोकल मीडिया, call centers and in-store feedback। so these are different ways of receiving feedback from users। so this much in this video। I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस यूनिट के रिमेनिंग टॉपिक्स we will discuss in next video। so stay tuned for the next video and thank you for watching this video।